Hello everyone, welcome to Lecture Force. This is the 13th part of our mini mock test series. इस सीरीज में जो फिजिक्स के क्वेश्चंस होते हैं वो आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड होते हैं। ना तो आपको डराने के लिए बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, ना ही आपको खुश करने के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। जो क्वेश्चन एक्चुअली आजकल पूछे जा रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चंस इस सीरीज में कंपाइल कर रहा हूँ। बहुत मेहनत करके रिसर्च करके इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। 1000 किलोग्राम की कार 10 मीटर पर सेकंड की गति के साथ 10 मीटर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे घूम रही है। तो सड़क और उसके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा अगर कार जो है वो ना फिसले। आप इंग्लिश में भी क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो। देखो, ये एक फिक्स टाइप का क्वेश्चन है जो एयरफोर्स और नेवी में पूछा जा रहा है। तो इसमें आपसे 3 बातें पूछी जा सकती हैं। एक तो आपसे सेम डेटा के साथ जो है फ्रिक्शन फोर्स पूछा ही गया है। आपसे इसी सवाल में पूछा जा सकता था सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा। और इसी लैंग्वेज के साथ एक और क्वेश्चन आता है जिसमें कहा जाता है कि किस वेलोसिटी से वो मूव करे कि वो ना फिसले। तो तीनों ही टाइप मैं आपको बता दूं आपको कैसे करने हैं। सबसे पहले तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इक्वल होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के, जो कि इस सवाल में हमें फाइंड करना है। वो अगर ना फिसले तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो जो वही होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बटे आर। सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। यानी कि मास कितना दिया है 1000 किलोग्राम, हमने 10⁻³ लिख लिया 1000 किलोग्राम को, इंटू वी स्क्वायर मतलब वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर करोगे तो 10 का स्क्वायर होगा जो 100 हो जाएगा, अपॉन आर मतलब उस पाथ का जो रेडियस कितना है, उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो 10 मीटर है, 10 रख दिया। तो ऊपर हो गया 10⁵, लेकिन 10 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली 10⁴ बचेगा। यानी कि सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये तो हो गया एक टाइप जिसमें आपको क्या है वेलोसिटी दी जाएगी, उस पाथ की रेडियस दी जाएगी, उसका मास दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि वो ना फिसले तो कितना फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड होगा, तो जो वही होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो आप इस तरह से कर सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक सवाल और पूछा जा सकता है आपसे कि किस वेलोसिटी से वो मूव करे, आपको रेडियस दे देगा और आपको फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो घर्षण गुणांक है वो दे देगा, आपको जी का वैल्यू दे देगा। तो डायरेक्ट जो वी अगर निकाला जाए कि किस वेलोसिटी से मूव करे इस सर्कुलर पाथ पे कि वो ना फिसले, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। म्यू यानी कि घर्षण गुणांक जो कि सवाल में दिया रहेगा, उसकी पाथ की रेडियस सवाल में दी रही होगी, और जी का मान भी सवाल में दिया होगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट जो है उसका वेलोसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। अब फ्रिक्शन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको सफल होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। ये आप हमेशा याद रखना कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। अगर आप ये सोचते हो कि कोई एडुकेटर हमें कुछ ऐसे रामबाण दे देगा जिनको हम चला के एग्जाम पास कर लेंगे, तो ये आपकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब मैंने बताया फ्रिक्शन फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये फैक्ट भी पूछा जा चुका है। आपसे ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि आपको 4 ऑप्शन देगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। कहेगा विच इज ग्रेटर, आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने पड़ सकते हैं। तो ये सारी ही बातें मैं बहुत अच्छे से आपको बता चुका हूँ पास्ट में। और ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि फ्रिक्शन फोर्स द्वारा वर्क डन क्या हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। तो आपने क्या करना है, मैं आपको रोज़ जो है हर क्वेश्चन के साथ ये बात बता रहा हूँ कि मैं प्रीवियसली अपने चैनल पे इतना करा चुका हूँ कि आप रोज़ आदत डाल लो। लाइव वीडियोस नहीं होते हैं, सारे रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाओ और 2 वीडियोस कोशिश करो रोज़ प्रीवियस वाले देखते रहो। सोडियम और कॉपर का जो वर्क फंक्शन है वो सोडियम के लिए 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कॉपर के लिए 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का रेशियो बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। तो जो वर्क फंक्शन होता है वो मिनिमम एनर्जी होती है, वो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है जो किसी मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराए। तो हमें क्या समझना है कि जो इनका रेशियो होता है वर्क फंक्शन का, उसका इन्वर्सली होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का। क्योंकि जो इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जो वर्क फंक्शन होता है उसको एच प्लांक कांस्टेंट, और अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखें तो ऐसे, अगर फ्रीक्वेंसी को हटा के वेवलेंथ लिखें तो एच सी बटे लेमडा। तो जो ये आपका थ्रेशोल्ड जो है वेवलेंथ है और ये वर्क फंक्शन है, दोनों इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि एच तो प्लांक कांस्टेंट है। तो जो रेशियो इसका होगा वर्क फंक्शन का, उसी का उल्टा जो होगा वो वेवलेंथ का होगा। अब वर्क फंक्शन का रेशियो देखो, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर रेशियो देखोगे तो 1 और 2 है, यानी कि कार्यफलन का अनुपात अगर 1:2 है
तो उनकी जो वेवलेंथ का अनुपात 2:1 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन राइट होगा क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन हैं। कई बार क्या होता है कि इस सवाल में जो है यहाँ पे 2.3 होगा, यहाँ पे 4.5 होगा, ठीक है, ये पूरा पूरा नहीं कट रहा होगा। अभी तो 23 और 40 कट रहे हैं। अगर यहाँ पे 4.5 है तो आपको एक लाइन सवाल में जरूर लिखी होगी कि अप्रोक्स बताना है आपको, लगभग जो रेशियो है वो क्या होगा, तभी भी आंसर 2:1 ही आएगा, लेकिन तब अप्रोक्स दिया हुआ रहेगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपने ये एच देखा, एच जो है वो प्लांक कांस्टेंट है। यहाँ से थोड़ा समझ लो, जो आपका एच है ये प्लांक कांस्टेंट है। आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जरूर याद कर लो, ठीक है। याद करने का मतलब रटो मत, इसको याद कैसे अभी कभी कर लो। आपको वर्ग का वो तो जूल वर्ग का तो पता ही होता है, तो कैसे याद करो, क्योंकि प्लांक नियतांक का जो मान होता है वो कितना होता है, 6.6 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकंड। यहाँ पे जो जूल्स होता है, जूल सेकंड, तो उससे आप निकाल दो जूल सेकंड। जूल का क्या होता है, ml² T⁻², क्योंकि जूल मतलब एनर्जी का और इनटू सेकंड मतलब टाइम का। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ml² टाइम हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे 1 है तो माइनस का 1 बचेगा। ये जो है प्लांक कांस्टेंट का मान होता है, इसको आप याद रखना। और यही जो है कोणीय संवेग की भी विमा होती है। आपसे कहा जाए एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला भी यही होता है जो प्लांक कांस्टेंट का होता है। अगर आप कभी भूल भी जाओ, पहली बात तो इसको लर्न कर लो, ml² T-1। लेकिन इन केस अगर भूल जाते हो तो आप याद कर लेना जूल सेकंड। जूल का तो पता ही होगा, उसमें सेकंड से मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा। सिमिलरली डायमेंशन फॉर्मूला जो अभी जो है 2 शिफ्ट में ये पूछा गया था, श्यानता गुणांक का, इसका भी आप लर्न कर लो अभी के अभी, ml-1 T-1। ये दोनों डायमेंशन फॉर्मूले मैं कोशिश करता हूँ हर वीडियो में आपको एक ना एक डायमेंशन फॉर्मूला याद कराऊँ। कार के हेडलाइट में किस मिरर का यूज किया जाता है? देखो, एयरफोर्स में 25 में से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इन मिरर के यूजेस से हाई प्रोबेबिलिटी रहती है, हर साल मैं देख रहा हूँ। तो देखो, अवतल के जो यूजेस हैं वो बहुत सारे हैं। जैसे ENT का, जो ईयर नोट जो थ्रोट का डॉक्टर होता है, वो आपसे कहा जाएगा सेविंग मिरर कौन सा है, तो सेविंग मिरर इज़ ऑल्सो कनकेव। आपसे कहा जाए कि सर्च लाइट में, जो सर्च लाइट होती हैं, टॉर्च लाइट, उनमें तो उसमें भी जो है कनकेव। आपसे कार के हेडलाइट के लिए भी कनकेव। ये उत्तल का एक एग्जाम्पल आप याद रखो, अगर पूछा जाएगा तो वही है, ठीक है। उत्तल के लिए आपसे पूछा जाएगा जो रियर व्यू के लिए, साइड में जो गाड़ी के बगल में जो लगा रहता है, उसमें कौन सा मिरर होता है, तो वो कन्वेक्स मिरर होता है। AC परिपथ में करंट के लिए इक्वेशन दिया हुआ है, I = 2 cos ω/t प्लस थीटा। थीटा है वो, ठीक है, @ नहीं है, थीटा। तो आपसे IRMS पूछा गया है। अगर आप एक भी बार पेपर दिए हो एयरफोर्स का या नेवी का, तो इस फॉर्मेट पे जो IRMS जो होता है वो पीक वैल्यू बटे √2 होता है। इस पे सवाल एक जरूर आता है, हाई चांसेस होते हैं कि इस फॉर्मूले पे एक सवाल बन जाए। कई भाई IRMS सीधा दे देगा, मतलब ये तो सवाल थोड़ा टफ कह सकते हो आप, मॉडरेट कह सकते हो, जिसमें आपको डायरेक्ट नहीं गिवन है कि पीक वैल्यू क्या है, आपसे IRMS पूछ दिया है। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि सीधा सीधा पीक वैल्यू देगा, आपसे IRMS पूछ लेगा, या IRMS देगा, आपसे पीक वैल्यू पूछेगा, तो उसमें √2 का गुणा कर देंगे। तो अब इसमें क्या है कि हमें IRMS निकालना है, तो धारा का महत्तम मान अगर हमें पता चल जाए तो उसमें हम √2 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो, इसमें जो I है, इस I मैक्सिमम के लिए ये मैक्सिमम होना चाहिए, और कॉस का मैक्सिमम मान होता है 1। कॉस का मैन अगर कॉस का महत्तम मान 1 होता है तो यहाँ पे इस पूरी वैल्यू का मान 1 रखेंगे, तो 2 में 1 गुणा करेंगे 2, यानी कि जो I का मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 2। अब यहाँ पे हमें वो 2 इनडायरेक्टली निकाला हमने, अब यहाँ पे रख दो 2/√2, आंसर हो गया 2/√2। ये हो गया IRMS। कोई भी ऑप्शन नहीं है तो हमने ऊपर नीचे क्या किया, √2 से गुणा कर दिया, क्योंकि हमें मैथमेटिकली थोड़ा अपने आप को भी इम्प्रूव करना है। जैसे ही हमने √2 से ऊपर नीचे गुणा किया तो ये √2 और √2 जो डिनोमिनेटर का है वो 2 बना देगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो √2a हमारा आंसर आ जाएगा। गैस के लिए गामा गिवन है 4/3, कांस्टेंट प्रेशर पर उसको गर्म किया गया, तो पूछा गया है कि टोटल एनर्जी का कितने प्रतिशत पार्ट जो है वो एक्सटर्नल वर्क में यूज होता है। देखो, क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट है, लेकिन इसको मैं आपको पहले तो समझा दूं, उसके बाद लास्ट में 5 सेकंड में कैसे करोगे। एयरफोर्स और नेवी में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप 5 सेकंड में भी कर पाओगे, तो आप समझने पे फोकस करना, अभी आप क्वेश्चन को भूल जाओ। आपके 2 लड़के हैं, एक राम है और एक श्याम है। राम के पास 2 रुपए हैं, श्याम के पास 10 रुपए हैं। आपसे मैं कहूँ राम के पास श्याम से कितना प्रतिशत रुपए हैं, तो आप राम के रुपए ऊपर लिखोगे, किससे, श्याम से पूछा गया है तो श्याम के नीचे लिखोगे, 100 से गुणा कर दोगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। तो 20% रुपए हैं, यानी कि जिसके पूछे गए हैं उसका ऊपर,
जिससे पूछे गए हैं उसका नीचे 100 से गुणा करो, तो ऐसे ही तो परसेंटेज निकलता है। बस अब देखो इसमें क्या पूछा गया है कि कितना प्रतिशत बाह्य कार्य में, तो बाह्य कार्य का ऊपर रखेंगे डेल्टा डब्ल्यू का फॉर्मूला, किसके कुल ऊर्जा का, तो श्याम का, यानी कि नीचे उसका रखेंगे फॉर्मूला इंटू 100। यही तो सवाल है, केवल इतना सा सवाल है ये। अब बस इसमें फॉर्मूले आपको याद हैं कि नहीं ये डिपेंड करेगा। अब वर्क डन का क्या लिख सकते हैं, वर्क डन वाले को पी डेल्टा वी लिख सकते हैं। अब पी वी बराबर एन आर टी से इसको एन आर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। अब ये लिख लिया हमने वर्क डन का। नीचे जो है क्या हो जाएगा, एन पी वी जो है हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन सी डेल्टा टी। लेकिन यहाँ पे सी कौन सी रखेंगे, स्थिर दाब है तो सी पी रखेंगे, नियत कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट रखेंगे। दोनों फॉर्मूले रख दिए, फॉर्मूले याद थे वो बच्चा कितनी जल्दी इसको कर लेता। ठीक है, एन से एन कट गया, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, आर बटे सी पी बचा। अब सी आर बटे सी पी का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, आर गामा बटे गामा -1, यानी कि ऊपर जो है गामा -1 ऊपर चला जाएगा, तो ये आर से आर भी कट गया। तो फाइनली जो कितना बचा, गामा -1 बटे गामा बचा। तो हम इसको अब अगर आपके एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, तो आपको क्या याद रखना है, गामा -1 बटे गामा इंटू 100। इतना परसेंट आएगा किसका, वर्क डन का, किससे, टोटल हीट से। तो इसको इस तरह से अगर आप जो है आपने प्रैक्टिस करी है तो इतना करोगे आप एग्जाम में। अब कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। अब गामा -1 यानी कि ऊपर लिखेंगे 4/3 -1, तो 4/3 -1, नीचे लिखेंगे 4/3 इंटू 100। अब 4/3 में से एक जाएगा तो 1/3 ऊपर बचेगा और नीचे बचेगा 4/3 इंटू 100। अब देखो 3 से 3 कट जाएगा तो बचा 1/4 इंटू 100। 1/4 मतलब 4 में जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 25% यहाँ पे आ जाएगा। तो थोड़ा मॉडरेट सवाल था, लेकिन इस क्वेश्चन के थ्रू हम एक बात और सीख लेते हैं कि जो गामा होता है, मैं लैम्डा बना देता हूँ लेकिन ये गामा है, ठीक है। जो गामा होता है वो होता है सीपी और सीवी का रेशियो, कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट और वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट का रेशियो होता है। इसको डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हो 1 + 2 बटे फ्रीडम ऑफ डिग्री से। इन केस इसी सवाल में आपको गामा दे दिया जाए, आपसे कहा जाए बताओ ये कैसी गैस है, मोनोटॉमिक है, डाइटोमिक है या पॉलीटॉमिक है, एक परमाणुक, द्विपरमाणुक या बहुपरमाणुक, तो आप कैसे बता पाओगे। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ डिग्री, अब देखो एक परमाणु के लिए फ्रीडम ऑफ डिग्री होता है 3, स्वतंत्र की कोटियाँ एक परमाणु गैस के लिए होती है 3, तो 3 रखोगे तो 3 और 1 3 और 2 5/3 आएगा किसके लिए, एक परमाणु यानी कि मोनोटॉमिक गैस के लिए। जब फ्रीडम ऑफ डिग्री जो होता है डायटोमिक के लिए होता है 5, द्विपरमाणु के लिए 5 होता है, तो यहाँ पे 5 रखोगे तो 5 एकम 5 और 2 7/5 आएगा किसके लिए, डायटोमिक के लिए। फ्रीडम ऑफ डिग्री पॉलीएटॉमिक के लिए या बहुपरमाणु गैस के लिए होता है 6, तो यहाँ पे जब 6 रखोगे तो 2/6 1/3 होगा और 1/3 में 1 जोड़ोगे तो वो 4/3 आएगा किसके लिए, जो है पॉलीएटॉमिक के लिए, बहुपरमाणु के लिए। तो हम ये गामा दिया जाए तो इसको देख के भी बता सकते हैं कि ये एक परमाणु गैस है कि द्विपरमाणु गैस है कि त्रिपरमाणु गैस है। और याद रखना कि मेयर ने एक फॉर्मूला दिया था Cp - Cv = R, तो ऐसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि Cp और Cv में कौन अधिक होता है, तो याद रखना Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv।